गुड मॉर्निंग। एक्सरसाइज 3 11 to 15 11 to 15 any doubt? No? Good. 16 to 20 6 से था क्या डिस्कशन? चलो कोई नहीं, अब जो कॉल कर रहा हूं पहले वो बता दो। 6 to 10 बाद में पूछ लूंगा। 16 से 20 हाँ, एंड 19 तो रहने दो, ठीक, क्योंकि मैट्रिक्स को वेक्टर फॉर्म में सबको आता लिखना है, 2i माइनस 2j माइनस k प्लस लैम्डा, तो ठीक है। 20 टेट्राहेड्रन ABC A पॉइंट P इनसाइड, ठीक है। टेट्राहेड्रन फॉर्म समझ में आ गया, ठीक है। पॉइंट P इनसाइड द टेट्राहेड्रन एट अ डिस्टेंस ऑफ R, हाँ इन सेंटर है ऑब्वियसली, क्योंकि उससे ऑल डिस्टेंसेस आर इक्वल। तो डायग्राम को इमेजिन कर सकते हो, एक्स वाई प्लेन। तो दो अच्छे मेथड है इस प्रॉब्लम को करने के, ठीक है। एक मेथड तो तुम इस तरह से कर सकते हो कि मैं एक्स वाई प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ आर, तो फील कर सकते हो कि अगर एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस आर लोगे तो इसका जेड कोऑर्डिनेट आर हो गया। सोचो, सही है। अब सेम पॉइंट का वाईजेड प्लेन से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, तो एक्स कोऑर्डिनेट बिकम आर। अब एक्स जेड प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, तो दिस इज आर आर आर, ठीक, ये होगा। अब मुझे लगता है कि तुमने तीन प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल तो यूज कर लिया, लेकिन मानते हो एक फोर्थ प्लेन भी है जिससे तुमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वेट नहीं किया, और वो कौन सा प्लेन है? एबीसी प्लेन, है ना। मानते हो एबीसी प्लेन की इक्वेशन तो मैं तुमको बता दूंगा यूजिंग इंटरसेप्ट फॉर्म, लगाओ दिमाग। सही है। नाउ आई एम गोइंग टू यूज डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम दिस प्लेन इज R। ये कैलकुलेशन करने से तुमको दो आंसर आएंगे, ठीक है। तो उसमें एक आंसर रिजेक्ट कर देना, क्योंकि तुम यहां से ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो R जो है ये 2 से लेस होना चाहिए, 6 से लेस होना चाहिए, 4 से लेस होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से R इज बिटवीन 0 से 2। इस कंडीशन की मदद से तुम्हारा जो दो आंसर आएगा उसमें एक आंसर रिजेक्ट हो जाता है। गॉट इट? एक ऑल्टरनेट सॉल्यूशन बताता हूं, एक और अच्छा सॉल्यूशन, कोशिश करना समझने की, ठीक है। ये जो इंटीरियर पॉइंट है ना, इंटीरियर पॉइंट P, इससे लेकर के विद वर्टिसेस
मैंने टेट्राहेड्रन्स फॉर्म किए। ध्यान से सुनना टेट्राहेड्रन का नाम, OABP, OABP। अब इसी तरह से OACP, OCBP एंड वन मोर टेट्राहेड्रन ABCP। 4 टेट्राहेड्रन मैंने नाम बोले। क्या तुम फील कर पा रहे हो कि सर ये चारों टेट्राहेड्रन, इमेजिन करो, ये वन इनसाइड अदर नहीं जा रहे हैं, है ना। कुछ ऐसा हो रहा है कि एक टेट्राहेड्रन का फेस है ना, यहां पर एक टेट्राहेड्रन है, ये एक टेट्राहेड्रन है, तो जो दूसरा टेट्राहेड्रन है वो इसी फेस को लेकर नीचे कहीं बन रहा है। ठीक है, कुछ ऐसी सिचुएशन है। और क्या तुम ये भी नोटिस कर पा रहे हो कि ये चारों टेट्राहेड्रन मिलकर के कंप्लीट टेट्राहेड्रन OABC बना रहे हैं। सोचो इस बात को, ऑल 4 टेट्राहेड्रन्स कंबाइन टू फॉर्म OABC। तो क्या तुमको समझ में आया, ये जो मैंने 4 नाम बोले, इन 4 टेट्राहेड्रन्स का वॉल्यूम का सम OABC का सम होगा, वॉल्यूम होगा, है ना। तो कुछ लोग समझ के मैं क्या करने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू यूज वॉल्यूम ऑफ 4 टेट्राहेड्रन्स। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल OABP टेट्राहेड्रन, तो मेरे ख्याल से OAB को हम बेस ले लेते हैं। बेस एरिया इज हाफ इंटू 2 इंटू 4, 1/3 इंटू हाइट। सोचो इस बारे में, मानते हो हाइट तो R होगी, तो 1/3 बेस एरिया हाइट। तो कुछ लोग समझ पा रहे हैं कि अब हो क्या रहा है। ठीक, कि अब जो 4 टेट्राहेड्रन्स है, 3 टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम का सम ठीक, अभी एक 4th टेट्राहेड्रन और है विच इज ABC इंटू P, तो 1/3 बेस एरिया। यार ये ABC का बेस एरिया किसी को कुछ ध्यान है कि सर ABC का बेस एरिया थोड़ा सा आपको मुश्किल से मिलेगा, है ना, क्योंकि किसी को याद है कि इस ट्राइंगल का एरिया, इस ट्राइंगल का जो n वेक्टर बनता है वो 2 इंटू 6 आई कैप, सही नहीं, आई कैप नहीं, जे कैप, 2 इंटू 6 जे कैप, 6 इंटू 4 के कैप, 4 इंटू 2 आई कैप, है ना। तो मेरे ख्याल से कुछ लोग समझ गए कि सर इसी का मॉड हाफ, तो दैट इज अंडर रूट 6 इंटू 2 स्क्वायर, 6 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 2 so I guess this is your total volume। सही है। अब फिर कुछ लोग जानते हैं कि सर OABC को डायरेक्ट कैसे किया जाए। OABC, तो याद है मैंने एक फॉर्मूला तुम लोग को रटवा दिया था, प्रूफ किया था, फिर याद करने के लिए कह दिया था कि 3 कोटरमिनस एजेस का बॉक्स प्रोडक्ट इंटू 1/6। याद करो, तो OA, OB, OC, मानते हैं तो बहुत इजी बॉक्स प्रोडक्ट है। 2 आई कैप दैट इज 2 0 0, नहीं 2 आई कैप गलत बोल दिया, 2 के कैप 0 0 2, 4 जे कैप 0 4 0, 6 आई कैप 6 0 0। तो तुमको लगता नहीं कि सर इसका तो डिटर्मिनेंट सीधा 2 इंटू 6 इंटू 4 ही तो आएगा। तो प्रॉब्लम खत्म। I directly obtained R। नहीं 17 नहीं बता पाऊंगा, है ना। लाइन्स इन प्लेन, बॉक्स प्रोडक्ट 0 कर दो, दोनों लाइन का एक एक पॉइंट और दोनों लाइन के पैरेलल वेक्टर, डिटर्मिनेंट 0, P डायरेक्ट आ जाएगा। समझ गए, 17 का मैंने बता दिया आइडिया, है ना। 25 21, हाँ
21 में कुछ भी नया नहीं करूंगा, वही करूंगा जो पढ़ाया था, है ना। पढ़ाया था, तुमको याद है कि सर आपने 60 डिग्री का क्वेश्चन कराया था। अभी सेम क्वेश्चन आपसे दोबारा पूछ लिया गया है, लाइन इज हाइपोटेन्यूस ऑफ राइट एंगल। तो कुछ ऐसी सिचुएशन है, ये हाइपोटेन्यूस है और वो भी राइट एंगल्ड आइसोसेल्स। तो इसका मतलब है 45। तो कई लोग समझ गए कि क्लास में हमने 60 डिग्री का क्वेश्चन किया था और शीट में क्वेश्चन 45 डिग्री का है। तो मैं सॉल्यूशन वही रिपीट करूंगा, मैं दोबारा मेथड्स क्यों चेंज करूं अननेसेसरी। एज्यूम लैम्डा, वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट विथ पैरेलल, है ना, cos थीटा 45 विल गिव यू 2 लैम्डा। एक ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा, योर प्रॉब्लम इज ओवर। कुछ लोग समझ गए ना। ट्वेंटी फिफ्थ तो मैंने पैरामेट्रिक फॉर्म लोगों को पढ़ाया था कि पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर प्लेन दिया है तो उसको तुम अपने कंफर्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, जिससे तुम कंफर्टेबल हो, है ना। कि सर ये 25 में जो इक्वेशन लिखी है इससे तो मेरे को नॉर्मल वेक्टर ही नहीं समझ में आया, तो इसको कन्वर्ट कर लो। मैंने पढ़ाया था कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, है ना, हाउ टू कन्वर्ट इनटू वेक्टर, लोगों को मालूम है। फुट एंड हेंस परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट टू लाइन। कॉपी का नोट्स उठा के देखो रौनक, जवाब मिल जाएगा, ठीक है। गिवन अ पॉइंट, गिवन अ लाइन, हाउ टू फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, हाउ टू फाइंड क्या कहते हैं उसको, इमेज, सब पढ़ा रखा है मैंने, ठीक है ना। पढ़ाई हुई चीज को बताऊंगा ना तो तुम एग्जाम में नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि एग्जाम में तो सर कराए हुए क्वेश्चन आते नहीं है, नए सवाल आते हैं। तो जब हम कराए हुए नहीं कर पा रहे तो नए में दिमाग कहां चलेगा, ठीक है। चलो एक्सरसाइज 4, आई थिंक वी हैव टू कंटिन्यू फ्रॉम 40, राइट। 41 से कंटिन्यू करना है ना, 41 to 45, up to 45, 44. Perpendiculars drawn from points on line to the plane, fit of perpendicular. कोई भी 2 पॉइंट लो लाइन के, कोई भी 2 पॉइंट, ठीक। वैसे तो जिसको अकल है, नहीं है ना अकल, वो सबसे पहले क्या करेगा, कहेगा सर फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए आप सबसे पहले क्यों नहीं आप ये चेक कर लो कि ये जो लाइन है ये प्लेन को इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है। तो ये बात तो तुम ओरली चेक कर लोगे कि अगर ये लाइन पैरेलल होती तो ये नॉर्मल वेक्टर से डॉट 0 दे देता, है ना। तो मेरे ख्याल से ऐसा है नहीं, 2 into 1 माइनस 1 into 1 3 into 1, 0 नहीं आया, इसका मतलब है लाइन इंटरसेक्टिंग है, ऐसा। तो तुमको जब फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछा है तो तुम एक पॉइंट तो इंटरसेक्शन पॉइंट का ही फुट ऑफ परपेंडिकुलर कह दो कि सर एक तो इंटरसेक्शन पॉइंट का ही फुट ऑफ परपेंडिकुलर ले लो आप, सही है ना। तो कुछ लोग समझ पा रहे हैं कि इंटरसेक्शन पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर से क्या मतलब है ना, वो तो खुद होगा। तो एक तो मैं इंटरसेक्शन पॉइंट ही निकाल दूंगा, और लोग जानते हैं मैं कैसे निकालता हूं इंटरसेक्शन पॉइंट। मैं तो इस पॉइंट को, लाइन के पॉइंट को तो सबको पता है ना कि लैम्डा पॉइंट, बस इसको प्लेन में पुट करके तुमको पॉइंट मिल जाएगा। और फिर इसी तरह से कोई एक दूसरा पॉइंट लो, लाइन ऑन लाइन, तो मुझे लगता है लाइन ऑन लाइन एक सेकेंड पॉइंट -2, -1, -0। तो मुझको ऐसा लगता है कि तुम इस पॉइंट से परपेंडिकुलर टू प्लेन, है ना। तो जिसको अकल है वो कहेगा सर इस पॉइंट से परपेंडिकुलर टू प्लेन इज वेरी इजी, क्यों नहीं आप एक लाइन लिखते हो, है ना। याद करो, एक प्लेन पॉइंट से परपेंडिकुलर, ये भी क्लास में बताया था मैंने, एक डायरेक्ट मेथड बताया था और एक लाइन के थ्रू। तो लाइन के थ्रू करना ज्यादा पसंद आता है, नहीं कि सर ये लाइन की इक्वेशन आ जाएगी क्योंकि इसका पैरेलल वेक्टर n वेक्टर हो गया, है ना, और ये लाइन पासिंग थ्रू दिस, तो मैं इस लाइन की इक्वेशन लिख दूंगा। और फिर तुम तो जानते हो कि फिर मैं क्या करता हूं, इस फुट को मैं लैम्डा मान लूंगा
और फिर लैम्डा मान के प्लेन में पुट करके ये पॉइंट निकल आएगा। बस तो मुझे 2 पॉइंट मिल गए। सबको ही पता है कि जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स को ज्वाइनिंग जो आएगा रिजल्ट वो लाइन ही तो आएगा, तो इन 2 पॉइंट को ज्वाइनिंग आंसर। अप टू 50 45 क्या करोगे जान करके, है ना। लाइन एल थ्रू ओरिजिन परपेंडिकुलर टू लाइंस निकाल लो, है ना। तुमको लाइन की इक्वेशन निकालनी तो आती है। फाइंड एल, फिर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन L2 का पॉइंट सम S पॉइंट, कि सर वो S पॉइंट मान लिया। इंटरसेक्शन ऑफ L एंड L1, L तो निकल चुका है, L और L1 का इंटरसेक्शन निकाल लो, जो कि एक पॉइंट आ जाएगा। उस पॉइंट का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना विद S पॉइंट, तो डिस्टेंस इक्वल टू 17 करने से तुमको S के 2 आंसर मिलेंगे, और S के 2 आंसर से तुम्हारा ऑप्शन आ जाएगा 47 का B एंड 49। अरे नहीं, 47 का B क्यों बताऊंगा, ठीक है ना। जिसको यही नहीं पता कि 3 वेक्टर कोटरमिनस दे दिए जाए तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, तो ये तो मतलब थोड़ी दिक्कत वाली बात हो गई। नहीं, 47 का नो पार्ट, कोई पार्ट नहीं 47 का, डोंट वरी, ठीक। 47 तो लकी लोग हैं कि जिनके ईयर में ऐसा सवाल आया, ठीक। 49 49 is a good problem. Set of 8 vectors, है ना। 8 वेक्टर तो समझ ही गए सर, ए बी सी -1 -1 1 -1 2 चॉइस 2 चॉइस 2 चॉइस, तो 8 वेक्टर्स। 3 नॉन कोप्लेनर, तुमको 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो 1 बाई 1 करते हैं। पहले कोई एक वेक्टर सेलेक्ट करो, तो मानते हो 8 वेज, आई कैन सेलेक्ट इन 8 वेज, ठीक। अब बुद्धि लगा करके जो भी वेक्टर आया, मान लो थोड़ी देर के लिए कि सर ये आया, मान लो, जस्ट एक एग्जांपल बोल रहा हूं, तो मानते हो जो सेकंड वेक्टर है वो इसका पैरेलल वेक्टर नहीं होना चाहिए, है ना। और इसका पैरेलल वेक्टर मानते हो कौन है, 1 -1 -1। तो बताओ सेकंड वेक्टर लेने के तुम्हारे पास कितने चॉइस हुए सेकंड वेक्टर के, तो ऑब्वियसली 6 चॉइस, 2 चॉइस हट गई, एक ये और एक 1 -1 -1। तो सेकंड वेक्टर आई कैन चूज इन 6 वेज, ठीक। अब चलो थर्ड वेक्टर लेते हैं। अब थर्ड वेक्टर लेने के, तो तुम तो अब समझदार हो कि सर अब 4 चॉइसेस हट गई, है ना। 4 चॉइसेस आर ओवर, क्योंकि जो भी वेक्टर लिया, कोई सा भी एग्जांपल ले लो कि सर ये था आपका सेकंड वेक्टर, तो इसका भी पैरेलल वेक्टर अब मत लेना, -1 -1 -1। तो टोटल फॉर थर्ड यू हैव 4 चॉइसेस, ठीक। अब इसमें बस एक छोटा सा डाउट आता है कि सर ये 3 आपने नॉन कोलिनियर वेक्टर लिए हैं, जो आपस में कोई भी कोलिनियर नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ऐसा ना हो बॉक्स प्रोडक्ट 0 आ जाए, ठीक है। तो आईआईटी ने नहीं उलझाया तुमको, बॉक्स प्रोडक्ट 0 नहीं आता है, चिंता मत करो, ठीक है। तुम चाहो तो इस एग्जाम्पल के करस्पॉन्डिंग, कि सर ये एग्जाम्पल, अब इसके करस्पॉन्डिंग तुम जानते हो ना, तुम्हारे पास 4 चॉइस बची है। अगर ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, तो जो बाकी थर्ड वेक्टर है उसके लिए 4 चॉइसेस तुम लिख सकते हो, और तुम अगर डिटर्मिनेंट निकालोगे ना तो 0 नहीं आता है, ठीक है। अब इसमें तुम समझ पा रहे हो कि सर ये जो आपने काम किया है, हम तो सेलेक्ट कर रहे थे, हमको सेलेक्ट करना था, लेकिन आप तो इस बात को वेटेज दे रहे हो कि विच वन इज फर्स्ट, आप तो ऑर्डर को इंपॉर्टेंस दे गए। तो समझ गए ना क्या करना है, कि सर ये आपस में सेम वेक्टर इंटरचेंज हो रहे हैं इन दिस आंसर, तो डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। कुछ लोग समझ गए, हमको सेलेक्ट करना था, सेलेक्ट 3, डजेंट मैटर विच वन इज फर्स्ट, विच वन इज सेकंड, विच वन इज थर्ड।
कुछ लोग समझ गए, ठीक, कि सर इसी आंसर में अभी आपने कहा होता 111 -11 और ये तीसरा वही है जो यहां आया था। तो आपके इस आंसर में ये दोनों डिफरेंट काउंटिंग कहलाते हैं, जबकि ये डिफरेंट थोड़ी है। हमको तो 3 वेक्टर सेलेक्ट करने। 55 अप टू 55 काफी इजी क्वेश्चन है ना जेई में। 52, अरे तो बहुत टफ क्वेश्चन है, ठीक है ना, डू योर सेल्फ। 53, वेक्टर एक्स वाई, ओके, मैग्नीट्यूड गिवन, एंगल बिटवीन ईच पेयर, ठीक है, एक्स वाई का एंगल, वाई जेड का एंगल, ए परपेंडिकुलर। बस तुम तो जानते हो कि सर मेरे को क्रॉस प्रोडक्ट बहुत अच्छे से आता है, परपेंडिकुलर टू एक्स एज वेल एज, इससे तो सिर्फ डायरेक्शन पता पड़ता है। कुछ लोग समझ पा रहे हैं? चलो एक पार्ट ही करते हैं, कम से कम ए वेक्टर को ही टैली कराते हैं कि सर एक ऑप्शन तो निकाल के देखें। तो करो भाई ट्रिपल प्रोडक्ट, एक्स और वाई का मैग्नीट्यूड कितना था, √2 ना, एक्स डॉट जेड वेक्टर वाई, एक्स डॉट जेड कितना हो गया, √2 इंटू √2, और एंगल बिटवीन एक्स एंड वाई कितना होता है, π/3 ना, π/3 cos π/3, तो मानते हो 2 इंटू हाफ, 1 आ गया भाई, 1 माइनस एक्स डॉट वाई, मानते हो सर एक्स डॉट वाई भी सेम 1, एक्स डॉट बाई वाई वेक्टर जेड लैम्डा। ये बात कुछ लोगों को समझ में आई। अब इसी के हिंट से करो, देख y माइनस जेड लैम्डा, तो ये बेचारा हिंट दे रहा है ना कि a डॉट वाई लैम्डा करेगा, तो तुम ले लो यार, तुम भी डॉट ले लो, a डॉट वाई लैम्डा, y डॉट वाई, y डॉट जेड, y डॉट वाई मॉड वाई स्क्वायर विच इज 2, y डॉट जेड मानते हो y डॉट जेड इज 1, तो मानते हो ये तो लैम्डा आ गया। तो इसका मतलब है आपका एक पार्ट तो आ गया। अब मुझे लगता है कि सेम थॉट से तुम बी वेक्टर को भी निकाल लोगे कि सर बी वेक्टर वाला पार्ट हमारे लिए छोड़ दो आप, और जब तुम ए और बी निकाल लोगे तो मुझको ऐसा क्यों लगता है कि तुम ये जो ए और बी के आंसर आएंगे ना, उन्हीं आंसर्स को तुम डॉट कर दोगे कि सर ये जो आंसर्स आ रहे हैं इन दोनों को डॉट करो, तो उससे आपको जो सी ऑप्शन है वो भी चेक हो जाएगा कि वेदर सी इज करेक्ट और नॉट। कुछ लोग समझ गए ना? सही है ना? सबको ही पता है कि सर वो फरवरी के एंड में कुछ लोगों, है ना, कुछ लोग का लॉजिक पता पड़ जाएगा कि ये बार बार ये कुछ लोग क्या कहते थे, ठीक है ना, तो फेब एंड में मालूम हो जाएगा, ठीक। 54 हिंट, 54 हिंट क्या है, तो अपने आप में बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें तो जब तुमको साफ दिख रहा है कि मॉड दिया है, एंगल दिया है, तो कुछ डॉट लेते चले जाओ, है ना। तो मैंने डॉट विद, नहीं जैन एंड में तो एग्जाम एक्चुअली, रिजल्ट तो फेब एंड में आएगा ना, तो आई टुक डॉट विद ए बॉक्स एबीसी, बिल्कुल रैंडम सा क्वेश्चन है। अब तुमको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन जब से जेई की तैयारी करा रहा हूं तब से ये शीट में क्वेश्चन हुआ करता था, ठीक है। और इसका शीट का प्रॉब्लम बताता हूं कि शीट में क्वेश्चन क्या था एग्जैक्टली, ठीक है, नो चेंज, बस शीट का जो प्रॉब्लम था मैं तुमको बताता हूं। इसमें जेई ने पूछा ना फाइंड दिस, और शीट का प्रॉब्लम था फाइंड पी क्यू आर, सॉल्व फॉर पी क्यू आर, ये था शीट का प्रॉब्लम। तो मतलब सिंपल सी बात है कि जो हम लोग इतनी मेहनत करते हैं उसमें कभी कभी तुक्के से
है ना। बाकी तुम लोग तो जानते हो कि सर आपके कराए हुए सवाल एग्जाम में नहीं आते, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है बाई मिस्टेक कि कुछ एक क्वेश्चन क्लास के कराए हुए या शीट या बुक, है ना, वो कभी कभी जेई एडवांस में तक दिख जाते हैं, राइट, कि सर ब्लैक बुक का सवाल आ गया, येलो का आ गया, पिंक का आ गया। लेकिन ऐसा तुम जानते हो कि ये रेयर है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। आई सपोज, मैं तो खुद मान के चलता हूं कि ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि मेरा कराया हुआ सवाल डायरेक्टली आ जाए। डॉट विद ए पी मॉड ए स्क्वायर, मॉड ए कितना है, 1 है ना, क्यू बी डॉट ए मॉड बी 1 है, तो ये कॉस पाई बाई 3 बाई 2 बाई 2, सही है। केवल 2014 में नहीं, 2018 में 2-3 क्वेश्चन आ गए थे। एज इट इज तुमको ब्लैक बुक का क्वेश्चन मिलेगा, मैट्रिसेस पर एक क्वेश्चन था, है ना, एक क्वेश्चन वो क्या कहते हैं फंक्शन का, क्या था वो, एफ डबल डैश प्लस एफ, है ना। लेकिन मैंने कहा ना कि हमको ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करना है कि कुछ तो क्वेश्चन देखे हुए आएंगे, नहीं भी देखे होंगे तो हमसे सारे बन जाएंगे, कारण कंसेप्ट हमारे सारे किए हुए हैं, ठीक है ना। ओके, नाउ टेकिंग डॉट विद बी, डॉट विद बी दोनों 0 हो गए ना, पी ए डॉट बी, क्यू मॉड बी स्क्वायर, आर बी डॉट सी। नाउ टेकिंग डॉट विथ सी, भाई 3 इक्वेशन 3 अननोन क्रिएट कर दिए ना मैंने, पी क्यू आर डॉट सी डॉट सी, ये 3 इक्वेशंस। अब एक्चुअली आईआईटी ने तो बहुत इजी क्वेश्चन दिया, फ्रैंकली बताऊं, लेकिन तुम लोग समझ रहे हो कि सर अगर आप पी क्यू आर फाइंड करने के लिए कहोगे ना हमको सवाल में कि फाइंड पी क्यू आर, तो फिर हमको ना इसे निकालने की भी जरूरत पड़ेगी। समझ पा रहे हो बात को कि सर मैं अब शीट के क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं कि शीट के क्वेश्चन के लिए हमको ये भी निकालना इंपॉर्टेंट है, ठीक। बाकी आईआईटी तो इतने से ही हो गया कि यार इन दोनों को घटा दो, तो ये क्वांटिटी गई 0, तो इससे एक रिलेशन आ गया, देखो P बराबर R, एक रिलेशन आ गया, P बाई 2 माइनस R बाई 2। और फिर अब लोग समझ गए कि सर सबको एक सिंगल के टर्म में लिख लो ना, P R आ गया, Q भी यहां पुट कर दीजिए तो Q भी R में आ गया, तो यहां तो रेशो ही तो लिखा है, आंसर कांस्टेंट, वैल्यू आ गई, ठीक। अब बॉक्स एबीसी के लिए कोई मुझे बताएगा कि सर मुझे केवल ये प्रॉब्लम नहीं करना है, मुझे तो PQR फाइंड करना है, तो कोई मुझे मदद करके बताए बॉक्स एबीसी की वैल्यू कैसे निकलेगी, क्योंकि मैं अभी सिर्फ कहां तक पहुंचा हूं, पी आर में निकल आया, क्यू भी आर में निकल आया, लेकिन पी क्यू आर की वैल्यू तो नहीं निकली, वो कैसे आएगी बताओ भाई। ये कैलकुलेशन सही है ना, गलत तो नहीं किया मैंने, क्यू को P बराबर आर ही आया था ना। हाँ, कौन सा फॉर्मूला आदित्य, बिल्कुल मेरे ख्याल से, हाँ वेरी गुड शुभांकर, है ना। तो आई एम श्योर कि आदित्य भी उसी फॉर्मूले की बात कर रहा है जो मैं समझ रहा हूं। तो आदित्य शुभांकर कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ बॉक्स एक फॉर्मूला लिखवाया था आपने, क्योंकि हमको यहां पर ए बी सी सबके मॉड पता है और आपस के एंगल पता है, वेरी गुड, दैट इज डिटर्मिनेंट फॉर्मूला। तो कुछ लोग समझ गए बॉक्स एबीसी का स्क्वायर, बिल्कुल ठीक, डिटर्मिनेंट पायल, है ना। तो आई थिंक हाँ देव्यांशु सभी लोग सही बता रहे हैं, सुजल, कि सर बॉक्स एबीसी का स्क्वायर लिखिए और फिर ए डॉट ए, बी डॉट ए, सी डॉट ए डॉट बी, बी डॉट बी, सी डॉट बी, ए डॉट सी, बी डॉट सी, सी डॉट सी, सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, डिटर्मिनेंट सॉल्व हो जाएगा, तो इससे बॉक्स एबीसी का स्क्वायर आ जाएगा। तो बॉक्स एबीसी की वैल्यू सम प्लस माइनस वैल्यू कांस्टेंट निकल आई, उसके थ्रू आपको पीक्यूआर मिल जाएगा,
है ना, क्योंकि इफ आई नो पी क्यू आर, देखो सब तो यहां पुट कर दो ना यार कि सर ये तो कैंसिल हो गया, नहीं ये आर हो गया, अच्छा ये तो 0 है, सॉरी, यहां पुट करके 3r/2, गलत बोल दिया ना, नहीं 3r/2 माइनस r/2, ये r ही तो बन गया, r, तो r बराबर बॉक्स, गॉट इट। अप टू 60 क्विकली, कुछ भी नहीं है आईआईटी में, साफ बता रहा हूं मैं बिल्कुल ठीक, सिर्फ डराते हैं, जो हिम्मत से बढ़ते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती कि सर हो गए थे आराम से, है ना, बस हमने ध्यान से पढ़ा, कंसंट्रेट किया और हो गया। 58, $59 का सी, 56 बताने की तो जरूरत है ही नहीं, प्लेन कंटेनिंग 2 लाइन्स एंड पैरेलल टू प्लेन, पैरेलल टू प्लेन होते ही लोग जानते हैं, है ना, कि सर पैरेलल टू प्लेन का मतलब होता है सेम नॉर्मल वेक्टर, तो ये तो बहुत ही बेकार क्वेश्चन है, सेम नॉर्मल वेक्टर हो गया। तो मुझे लगता है कि लोगों ने P1 प्लस लैम्डा P2 लगाया होगा ना, कि सर शुरू का 56 जो लोग करना चाहते हैं उनको इजी सॉल्यूशन कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, प्लेन कंटेनिंग द लाइन, तो वो 2 प्लेन है ना, तो उसकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की आवश्यकता नहीं है, आप तो P1 प्लस लैम्डा P2 कर दो, तो इससे वो प्लेन हो गया। अब ये प्लेन पैरेलल टू थर्ड प्लेन है, तो पैरेलल टू थर्ड प्लेन का मतलब हुआ नॉर्मल वेक्टर अगले नॉर्मल वेक्टर का, कुछ गलत बोल दिया क्या, गलत बोल दिया ना, P1 प्लस लैम्डा P2 आ गया, तो नॉर्मल वेक्टर, अच्छा कंटेनिंग द लाइन, लाइन का पॉइंट निकालना ही पड़ेगा यार, रेशियो बराबर करना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक, पैरेलल होगा, पैरेलल, प्लेन पैरेलल है, तो मतलब डॉट प्रोडक्ट नहीं करेंगे अपन, पैरेलल वेक्टर करेंगे, सर नॉर्मल वेक्टर्स पैरेलल, और P1 प्लस लैम्डा P2 सही कर रहा था मैं, P1 प्लस लैम्डा P2 से तुमको नॉर्मल वेक्टर लैम्डा में आ जाएगा, फिर उस नॉर्मल को 1, 3, 6 से पैरेलल कर देना, और सबको पता है सर प्रोपोर्शनल कर देंगे रेशियो, तो उससे लैम्डा निकल आएगा, सही है ना, हो जाएगा ना, मेरे हिसाब से इजीली हो जाना चाहिए। 58 में यार वो तुमको पता है बुद्धू बना रहा है, लिटरली बुद्धू बना रहा है, तुम बन गए, तुमने उसके बात को ध्यान से नहीं सुना, L all point on L at constant distance from P1 from P2, तो यार एक बात बताओ, एक प्लेन है, ये बोर्ड है, ये प्लेन है, और एक लाइन है, लाइन के हर एक पॉइंट से डिस्टेंस इस प्लेन का इक्वल आना चाहिए, तो क्या तुमको फील नहीं हुआ कि सर ये लाइन पैरेलल टू प्लेन होनी चाहिए, थिंक, बुद्धि लगाओ, इट शुड बी पैरेलल टू प्लेन, अरे तभी तो हर एक पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल आएगा, कुछ लोग समझ गए, करके देख लो कि सर ये बोर्ड है और मेरी लाइन इस तरह से, ये प्लेन है और ये लाइन है, तो अब हर पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल थोड़ी आएगा, तो मेरे ख्याल से लाइन पैरेलल टू P1, लाइन पैरेलल टू P2, और फिर जैसे ही पैरेलल टू P1 P2 मिला, तो मेरे ख्याल से तुम जानते हो कि सर इसका पैरेलल वेक्टर तो मिल गया, लाइन का पैरेलल वेक्टर तो ऑब्टेन हो गया, परपेंडिकुलर टू N1 परपेंडिकुलर टू N2, और 2 वेक्टर से परपेंडिकुलरिटी से तो हमसे अच्छा कोई है ही नहीं, N1 क्रॉस N2, और फिर लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन भी है, तो लोग समझ गए कि सर लाइन की इक्वेशन आ गई, ठीक, आई ऑब्टेन्ड इक्वेशन ऑफ L। अब उसके बाद करते चले जाओ कि सर अब वो कह रहा है लोकस ऑफ फिट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम L ऑन P1, मुझे बताओ, अभी भी सवाल किया था ना, वो मुझे लग रहा है मैंने मिटा दिया है ना, कि सर आप दोबारा मत बताओ, क्योंकि यही क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, एक लाइन है, एक प्लेन है,
है ना। और अब की बार तो तुम्हारी लाइन पैरेलल टू P1 है, ये P1 है और लाइन पैरेलल टू P1 है, तो एवरी पॉइंट का फोटो परपेंडिकुलर। तो मानते हो कि सर इसका जो परपेंडिकुलर का जो लोकस आएगा वो इसी की पैरेलल लाइन होगी? हाँ बोलो जल्दी से। बस पिछले क्वेश्चन में अंतर यह था कि वहां पर प्लेन के इंटरसेक्टिंग थी। जल्दी हाँ बोलो कि सर इन दैट प्रॉब्लम लाइन वॉज इंटरसेक्टिंग प्लेन, जबकि यहां लाइन पैरेलल टू प्लेन है। तो तुमको लगता नहीं सर ये तो ज्यादा आसान हो गया, इसमें तो जो भी परपेंडिकुलर्स का लोकस आएगा वो भी इसकी पैरेलल ही आएगा। तो मेरे ख्याल से पैरेलल वेक्टर सेम, और लोग क्या करेंगे, लोग कहेंगे सर किसी एक पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल दो, किसी एक पॉइंट का। तो वो तो 0 0 0 ही बेस्ट है कि सर ये तो 0 0 0 आपने दिया था ना, उसी से कर लेते हैं। 0 0 0 का फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन प्लेन, और पैरेलल वेक्टर तो तुम्हारा वही है n1 क्रॉस n2। तो बेसिकली तुमको ऐसा लगा नहीं कि सर लाइन को तो निकालने की, खैर लाइन निकालना क्या है, n1 क्रॉस n2 ही तो था मेन, कि सर n1 क्रॉस n2 तो निकालना ही पड़ेगा, है ना। एक सेकंड, है ना, एक इंपॉर्टेंट कॉल है, बस 1 मिनट होल्ड करना है ना। ठीक है, 59 59 कुछ ज्यादा आसान नहीं है। QR RP PQ, PQ C वेक्टर, QR A वेक्टर, RP B वेक्टर। तो सी पार्ट ना, अरे सारे पार्ट हो जाएंगे, चिंता मत करो, सारे बहुत लल्लू हैं। तुमको लगता नहीं कि सर एक तो ट्रायंगल लॉ दिखाई दे रहा है मुझे, फिजिक्स में तुमको ट्रायंगल लॉ बहुत अच्छा पढ़ाया ना, A प्लस बी प्लस सी इज नल वेक्टर, इससे तो तुम अच्छी तरह फैमिलियर हो, ठीक। मॉड ए मालूम है, मॉड बी मालूम है, सही। तो तुम सोच रहे होगे ना सर मॉड सी निकल आए, है ना। तो मॉड सी तुमको लगता नहीं सर ये बी डॉट सी 24 की मदद से लेट्स कलेक्ट बी एंड सी टुगेदर, तो व्हाई नॉट राइट लाइक दिस। और तुम तो जानते हो सर मॉड हमारा फेवरेट, मॉड की बहुत ज्यादा यूज होती है ना, कि सर अब आप एक काम करो मॉड का स्क्वायर करो, इससे आपका बी मॉड सी निकल आएगा, ये निकल आएगा, है ना। समझ पा रहे हो, मॉड बी आई नो, मॉड ए आई नो, बी डॉट सी आई नो, तो इससे मॉड सी आ गया। तो अब मुझे लगता है ना, कि अब तुमने जैसे थर्ड पार्ट पूछा है, तो थर्ड पार्ट में तुम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में तो बढ़िया हो कि सर मैंने तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ए क्रॉस सी लिख दिया पहले, तो ए क्रॉस सी, तो ये बन गया बी माइनस सी ए क्रॉस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पहचान ली ना, पहले तो मैंने उसको रिवर्स किया और डिस्ट्रीब्यूटिव,
यार एकदम लल्लू क्वेश्चन था, मैं बता रहा हूं। और अब तुम कहोगे सर ए को रख दीजिए बी प्लस सी, क्रॉस बी माइनस सी। चिंता मत करो कि सर माइनस टाइम्स था, अरे मॉड के ही तो अंदर हो यार, है ना। तो नाउ आई थिंक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से खोलो, बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस सी, आई थिंक इट इज 2 टाइम्स बी क्रॉस सी। मुझे लगता है कि अब मुझे इसके आगे नहीं जाना चाहिए। अब तो लैग्रेंजेस लगा दो, यू नो मॉड बी, यू नो मॉड सी एंड यू ऑल्सो नो बी डॉट सी। सही है ना, तुमको बी डॉट सी भी पता है, तो लैग्रेंजेस बढ़िया आइडिया है ना। 65 क्विकली, 65 भाई ट्रायंग है ना कि सर मेरा कोसाइन लॉ से आंसर नहीं आ रहा है, तो कम से कम कोसाइन लॉ में पहले एंगल्स तो ठीक से देख लो कि तुम कौन से एंगल्स कर रहे हो। इसमें कम से कम इतना तो आइडेंटिफाई कर लो कि जो बी डॉट ए है वो एंगल आर नहीं है। कम से कम वेक्टर के बीच का एंगल तो सही पहचानना सीखो। 65, 61, 62, 65, यार मैंने मिनिमम 70 कहे थे, मिनिमम, है ना। तो उस मिनिमम 61 बोनस, हाँ 61 बोनस। एक्चुअली 61 में ना मैं तुमको बताता हूं कि वो अपनी भावनाएं ठीक से रख नहीं पाया, ठीक है ना, वो अपनी बात को कह नहीं पाया। एक्चुअली वो पता क्या कहना चाहता था, वो ये कहना चाहता था कि जो एस वेक्टर है, पहले उसकी भावनाएं बताता हूं मैं, ठीक, कि उसका क्या इंटेंशन क्या था। वो कहना चाहता था कि जो एस वेक्टर है इज माइनस पी प्लस क्यू प्लस आर टाइम्स एक्स प्लस वाई टाइम्स पी माइनस क्यू प्लस आर प्लस जेड टाइम्स माइनस पी माइनस क्यू प्लस आर। वो ये कहना चाहता था। जो लोग 61 का करेक्ट वर्जन चाहते हैं वो सुन लें। वो ये कन्वे करना चाहता था कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री के कोफिशिएंट्स एक्स वाई जेड है, ठीक है ना, इज इक्वल टू एस। तो वो सीधा सीधा ऐसे करके लिख देता तो ज्यादा अच्छा रहता, ठीक है ना, कि यार योर वेक्टर एस इज इक्वल टू दिस, ठीक। तो वो लैंग्वेज में फंस गया एक्चुअली कि ये जो एक्स वाई है ना वो प्रोजेक्शन नहीं है, वो कंपोनेंट नहीं है, क्योंकि कंपोनेंट जो होता है अलोंग वेक्टर वो तो खुद एक वेक्टर होता है। सही है ना, वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग वेक्टर वो तो खुद एक वेक्टर होता है। तुमको तो याद होगा कि सर ए का कंपोनेंट अलोंग बी ए डॉट बी अपॉन मॉड बी स्क्वायर इनटू वेक्टर बी, ये हुआ करता है। सही है ना, तो वो अपनी बात में फंस गया। तो अब इसके बाद इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। अगर क्वेश्चन ये दे दिया जाए फिर तो तुम जानते हो कि सर एस वेक्टर, इसी तरह से फिर एस वेक्टर को यहां भी लिखा उसने, कंपोनेंट ऑफ एस अलोंग पी क्यू आर। तो बेसिकली वो कहना चाहता था कि एस वेक्टर इज नथिंग बट 4 टाइम्स पी प्लस 3 टाइम्स क्यू प्लस 5 टाइम्स आर। वो ये कन्वे करना चाहता था मीनिंग, लेकिन लैंग्वेज गलत होने की वजह से बोनस हो गया। समझ गए? तो अब तो तुम समझ गए ना कि सही तो 3 इक्वेशन, क्योंकि पी क्यू आर जो है वो नॉन कोप्लेनर है, तो तुमको थ्योरम फॉर स्पेस याद है ना कि सर थ्योरम फॉर स्पेस की मदद से पी क्यू आर के कोफिशिएंट इक्वेट हो जाएंगे। अरे थ्योरम फॉर स्पेस मत बोलो, मैं कहता हूं तुम कॉल करो लीनियर इंडिपेंडेंस, नॉट थ्योरम फॉर स्पेस। मैंने टर्म गलत बोल दिया, जल्दी से हाँ बोलो, सब लोग समझ रहे हो कि नहीं कि सर अब लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ पी क्यू आर यूज होगा।
एग्री कि इफ आई अप्लाई लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ पी क्यू आर तो उससे आपकी 3 इक्वेशंस बनेंगी एक्स वाई जेड में, और वो हम कर लेंगे। सही है ना। अगला कौन सा पूछा था? 62। तो बिल्कुल बहुत ही लल्लू टाइप का क्वेश्चन है ना, कि ये प्लेन है, ये पॉइंट है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मेजर करो डिस्टेंस, तो कौन नहीं कर लेगा कि सर ये तो किसी बच्चे से करवा लेंगे, वो भी करके दे देगा, है ना। कि ये जो पॉइंट है ये लाइन के पैरेलल है, तो मानते हो इसका पैरेलल वेक्टर मिल गया, इसका पैरेलल वेक्टर मिल गया। सही है ना। क्लास में क्वेश्चन कराया था बिल्कुल पर्टिकुलर डायरेक्शन, जिसको हमने 2 मेथड से किया था। कुछ लोग को याद है कि सर 2 मेथड से, एक तो आपने इसको लैम्डा मान के किया था, लाइन की इक्वेशन लिख लो, फिर इस पॉइंट को लैम्डा मान लो, प्लेन में पुट कर दो, उससे पॉइंट आ गया, फिर डिस्टेंस निकाल दो। और फिर आपने इसी प्रॉब्लम को एक और मेथड से किया था कि परपेंडिकुलर डाल दो, ये एंगल निकल आएगा, प्लेन का n वेक्टर और लाइन का m वेक्टर की मदद से ये थीटा निकल आएगा, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट और प्लेन के डिस्टेंस से आ जाएगा। सही कहा ना मैंने। तो इस डिस्टेंस की मदद से ये डिस्टेंस निकल आएगा, वो राइट ट्राइंगल। याद आया ना। तो समझ रहे हो ना कि सर आता सब कुछ क्लास में किया हुआ ही है, बस उसको पहचानने की दिक्कत है। मतलब एज इट इज नहीं आता है, लेकिन होते वही सब कुछ है जो हम क्लास में पढ़ते हैं। अगला कौन सा बोला था? 65 का डी पार्ट। अरे बच्चों टाइप क्वेश्चन है ये तो, इसमें क्यों डाउट आएगा? ये तो तुम्हारी वो समझ चेक कर रहा था। फर्स्ट ऑक्टेंट बेचारा समझा भी रहा है कि फर्स्ट ऑक्टेंट का मतलब क्या है ना। एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट ऑक्टेंट। ओके। तो पिरामिड जिसका स्क्वायर बेस है, ओपी क्यू आर, ओ ओरिजिन है, पी एक्स एक्सिस पर है, 3 लेंथ, मतलब P जो है वो 3 आई कैप हो गया, O इज ओरिजिन, O R वाई एक्सिस, तो क्योंकि स्क्वायर है तो इट इज 3 जे कैप। इसमें मतलब सारे पॉइंट ही निकल आते हैं, O P Q R। अब तो तुम Q भी बता दोगे कि सर Q हो गया 3I 3J। अब तुम वो पिरामिड का S वो आउट ऑफ है ना, तो बेचारा समझा तो रहा है, S इज वर्टिकली अबव मिड पॉइंट T ऑफ डायगोनल OQ। तो इसका मिड पॉइंट कौन सा है ना, ये 3/2 3/2। सही। अब सीधा हम इसके वर्टिकली ऊपर, तो इसके वर्टिकली ऊपर पॉजिटिव z, मानते हो x और y यही रहेगा है ना, x एंड y रिमेन सेम, लेकिन z चेंज हो गया, तो z क्या आ गया, ts इज 3, और ये जो मिड पॉइंट था ये t था, दिस इज t। सही है। तो s वर्टिकली ऊपर, अब मैं इसको 3 डायमेंशन में कहां दिखाऊं भाई, s को कहां दिखाऊं, है ना। तो मान लो यार, फील कर लो कि सर ये वर्टिकली ऊपर पॉइंट 3/2 3/2 3, दिस इज योर S। समझ गए ना। अब तुमको लगता नहीं कि सब, जब सारे कोऑर्डिनेट ही मेरे सामने हैं तो मैं सवाल में क्या पूछूं आपसे, O का डिस्टेंस फ्रॉम स्ट्रेट लाइन कंटेनिंग RS। या तुम RS को ज्वाइनिंग लाइन नहीं जानते हो, यू हैव R यू हैव S, तो तुमको लाइन मालूम है, और अगर लाइन मालूम है तो पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कोई भी निकाल देगा, है ना। कि सर वो लैम्डा मान के करने वाला आइडिया, या फिर प्रोजेक्शन वाला आइडिया, कंपोनेंट परपेंडिकुलर वाला आइडिया। सही है ना। तो हमको तो भाई लैम्डा वाला आइडिया बहुत अच्छा लगता है कि यार वो
RS लाइन पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर मान लो सम लैम्डा बराबर लैम्डा, उस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करो जिसका परपेंडिकुलर की बात हो रही है, O से। लैम्डा पॉइंट को O से ज्वाइन किया और कहा लाइन के पैरेलल वेक्टर से डॉट 0, उससे लैम्डा निकल आएगा। सही है ना? समझ गए मेरी बात को? अप टू 70, एनी डाउट? 70 तक ही पूछ रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने कहा ना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चांस नहीं ले सकते। तुम लोगों को देखा होगा सर, आज तक इतनी बड़ी एक्सरसाइज किसी की नहीं मिली है ना। 2019 में एडवांस में 4 सवाल दिखाई दे रहे हैं, है ना। 2018 में जेई एडवांस में, अरे बाप रे, 1 2, अच्छा वो मेंस भी आ गया, सॉरी 3 तो मेंस है, एडवांस में 4, है ना। तो कुछ जरूरत से ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो क्यों ना ढूंढ करके ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कर लिए जाएं, तो एक छोटी सी डोमेन से एक बड़ा आउटपुट निकाला जा सकता है, नहीं? हाँ बोलो भाई। 67, 66 में क्या बता दूं? P is the image with respect to line, equation of plane through P containing the line। अरे इसमें तो कोई दम है ही नहीं, तुमको इमेज निकालना आता ही है कि सर प्लेन से इमेज कौन नहीं निकाल लेगा। एक पॉइंट है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल ही लोगे कि सर वो पैरेलल टू एन वेक्टर पासिंग थ्रू पॉइंट लैम्डा पॉइंट पुट टू द इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब इसके बाद ये पॉइंट आ गया तो 2:1 फॉर्मूला लगा के इमेज आ गई, कराया हुआ है। और एक बार इमेज आ गई तो फिर तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, बाकी अभी तुम मेरे को ये डिस्कशन एंड कर दो 70 तक, फिर मैं तुम्हारी थोड़ी सी मुश्किल आसान करता हूं। तुमको प्लेन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर और प्लेन से इमेज का एक फॉर्मूला ही निकाल के देता हूं, ठीक है, जिससे तुम्हारी थोड़ी सी लाइफ आसान हो जाए कि सर कभी अगर एक प्लेन दिया जाए और एक पॉइंट दिया जाए तो क्या कोई फॉर्मूला क्रिएट हो सकता है क्या, जिस पे डायरेक्टली पुट करके हम लोग आंसर फटाफट कर दें। क्योंकि तुम देख रहे हो ना कि सर प्लेन में सिमिलर टू स्ट्रेट लाइन फॉर्मूले बन रहे हैं। एग्री करते हो कि नहीं एग्री करते हो? जैसे हमने स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूले बन रहे थे बिल्कुल वैसे ही फॉर्मूले प्लेन में बने। तो आई होप कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज का भी फॉर्मूला बन सकता है ना? तो अभी करके देता हूं, है ना, लेकिन पहले भी डिस्कशन कर दो। 67 का ए बी, देखो 67 में तुमने इतना तो समझ लिया ना कि U क्रॉस बी W के बराबर है, क्योंकि मॉड U क्रॉस बी 1 है और W डॉट U क्रॉस बी वो भी 1 है। तो मानते हो मॉड W मॉड U क्रॉस बी इंटू कॉस थीटा। मॉड U क्रॉस बी इज 1, W का मॉड इज ऑल्सो 1, तो कॉस थीटा को 1 होना पड़ेगा, तो उससे थीटा 0 आ गया। इसका मतलब है W वेक्टर और U क्रॉस B वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, 0 एंगल, है ना, लेकिन मान तो दोनों ही यूनिट वेक्टर है, तो इसका मतलब है U क्रॉस B बराबर W हो गया, मतलब 1/√6 I प्लस J प्लस 2K हो गया। ये बात तो तुम समझ गए ना कि सर U क्रॉस B वेक्टर आ गया। इसका तात्पर्य है कि U क्रॉस B इज ए कांस्टेंट। अब तुम सोचो, वो कह रहा है नंबर ऑफ वी बताओ। अब एक चीज सोचना, मान लो ये U वेक्टर है, मैं U को फिक्स मान लेता हूं, 1 लेंथ का यूनिट वेक्टर, ठीक। जल्दी से हाँ बोलो कि सर U को अगर हम फिक्स भी मान लेना तब भी मैं आपको इनफाइनाइट V दे सकता हूं। मानते हो 2 वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं? जल्दी से हाँ बोल दो कि हाँ सर 2 वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं, ठीक। मैंने U और V दोनों के टेल ज्वाइन कर दिए,
ये u है विच इज द गिवन वेक्टर फिक्स। ओके, अब v वेक्टर कोप्लेनर, तो एक काम करो, दोनों बोर्ड में लाई कर रहे हैं ऐसा मान लो, बोथ लाइज इन बोर्ड। ठीक, तो एक काम करो, तुमको लगता नहीं कि सर एक पैरेलल लाइन टू u वेक्टर में आप कहीं भी लो कि सर ये v वेक्टर लीजिए जरा, या ये v लीजिए, या ये v लीजिए, आपका u क्रॉस v हमेशा सेम आएगा। सोचना इस बारे में, मानते हो u क्रॉस v का मॉडुलस क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तुमको लगता नहीं कि सर ये जो भी पैरेललोग्राम बना, फिर एक नया पैरेललोग्राम बना, क्या तुमको लगता नहीं कि सर ये बेस इनटू हाइट, आपकी बेस सेम है, तुमको लगता नहीं सर हाइट सेम ही रहेगा? सही, तो तुम इतना समझ गए ना कि सर इस पैरेलल लाइन में, मतलब वो कौन सी पैरेलल लाइन है वो डिपेंड करेगी, ठीक है, लेकिन पैरेलल लाइन पे तुमको लगता नहीं कि सर कहीं भी v वेक्टर लिया जा सकता है। अब रही बात डायरेक्शन की, तो तुमको लगता नहीं कि सर डायरेक्शन भी तो सेम आएगा, ऑलवेज बोर्ड का परपेंडिकुलर आउट, चाहे कोई सा भी v ले लो, वॉट एवर v यू टेक। तो डोंट यू एग्री कि सर ये तो इनफाइनाइट आंसर हो गए? सोचो, पैरेलल लाइन वैरी नहीं होगी, ध्यान रखना, पैरेलल लाइन तो एक ही आएगी। ऐसा नहीं है कि सर कोई सी भी पैरेलल लाइन ले लो, कोई एक पर्टिकुलर पैरेलल लाइन होगी, है ना, जिस पर तुम कहीं भी वेक्टर v फॉर्म कर सकते हो ना, कि सर लाइक दिस, मतलब हेड ऑफ v ऑन दैट लाइन। सही है, मेरे ख्याल से सी और डी में तो कोई दम था ही नहीं कि सर u लाइज इन एक्स वाई प्लेन, u1 u2 हो गया। और कुछ लोग कह देंगे कि सर अभी भी आपने कहा था ना कि u परपेंडिकुलर टू u क्रॉस v वेक्टर, तो मैंने बता ही दिया था ना u क्रॉस v, तो मानते हो जो u वेक्टर है वो u क्रॉस v के परपेंडिकुलर होगा, तो बस डॉट जीरो कर देना कि सर ये i j 2k है ना, इसके साथ आप u1 u2 का डॉट ले लो, तो उससे u1 प्लस u2 जीरो आ जाता है। 7-0 डन, अप टू 70 डन क्विकली। इजी है ना, लग रहा होगा कि सर वेक्टर 3D स्कोरिंग है, कर लेना चाहिए, है ना। बस ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि सर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, 4-5, कोई एक लेंदी होगा, तो कोई बात नहीं, 3 सही करके आ जाएंगे। किसने कहा कि पूरे चारों सही करके आ रहे हैं? 3 भी कर दिए तो बहुत है। ओके, वो तुमको मैं इमेज की बात कर रहा था ना, चलो इमेज का फॉर्मूला निकालते हैं। प्लेन सही, पॉइंट, सिक्सटी एट क्यों बता दो भाई, सब बता तो दिया, छोड़ा ही कहां है। 68 में एक्चुअली उसने बुद्धू बना दिया, एंगल बिटवीन सी एंड ए क्रॉस बी, और मॉड ए क्रॉस सी दिया है, तो उसको डायरेक्ट लिखना मॉड ए क्रॉस बी मॉड सी साइन ऑफ एंगल। तो मेरे ख्याल से साइन ऑफ एंगल 30 है, थीटा 30 है, तो मॉड ए क्रॉस बी मॉड सी साइन 30, तो ए क्रॉस बी निकल आएगा। अरे ए वेक्टर नोन है, बी वेक्टर नोन है, तो ए क्रॉस बी निकल आएगा। तो मुझे लगता है इससे तुम मॉड सी निकाल ले जाओगे, है ना, कि सर इसकी मदद से सी आ गया, मॉड सी आ गया। अब मुझे लगता है अब ए डॉट सी में कोई दम नहीं बचा, क्योंकि सी माइनस ए का मॉड 3 है, तो दैट विल हेल्प। ओके, चलो लेट अस ऑब्टेन, तो पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालते हैं।
इस लाइन की इक्वेशन थ्रू एंड परपेंडिकुलर टू। एक काम करते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर को मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा। ठीक, तो मानते हो ये जो अल्फा बीटा गामा है ये लाइन पर लाई करेगा। तो लाइन की इक्वेशन मन में सोचो कि सर ये लाइन की इक्वेशन तो हो गई x माइनस x1। वैसे लाइन की इक्वेशन लिखी क्यों रहा हूं मैं, क्यों लिख रहा हूं लाइन की इक्वेशन? मैं डायरेक्ट बोलूं कि सर ये वेक्टर पैरेलल टू n वेक्टर, और तुम तो जानते हो पैरेलल वेक्टर मैं कैसे करता हूं, प्रोपोर्शनल। मेरे पास IJK है ना भाई, तो आई थिंक कुछ लोग समझ गए। अल्फा माइनस x1 अरे मेरे पता है मेथड्स सब एक जैसे होते हैं। जैसा मेथड मैंने स्ट्रेट लाइन में सिखाया होगा ना वैसा ही मेथड मैं तुमको यहां वेक्टर में पढ़ा दूंगा। स्ट्रेट लाइन में भी इमेज और फुट ऑफ परपेंडिकुलर इसी तरह से डिराइव किया था मैंने, मालूम है। कुछ लोगों को बात समझ आई मैंने क्या किया? ठीक, अब तुम तो जानते हो कि मैं बहुत ज्यादा 9th और 10th क्लास का इस्तेमाल करता हूं। तो यूजिंग 9th क्लास मैथ्स मेरे मन में आया कि यार वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो मैं एक बात का यूज करना चाहता हूं कि ये जो अल्फा बीटा गामा है ना ये इस पर लाई कर रहा है। तो इसको देख के तुमको मन कर रहा होगा ए अल्फा बी बीटा सी गामा प्लस डी, है ना। तो उस रीजन से ए अल्फा बी बीटा सी गामा ये क्या किया मैंने, सॉरी, मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई दिक्कत है अगर मैं ये लिखता हूं तो, नो प्रॉब्लम। अब लोग जानते हैं कि सर आप क्या करने वाले हो, आप न्यूमरेटर्स जोड़ने वाले हो, आप डिनोमिनेटर्स भी जोड़ने वाले हो यूजिंग 9th क्लास मैथ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। नाउ इफ आई ऐड बढ़िया बात है आदर्श, बढ़िया कर रहे हो। ए अल्फा बी बीटा सी गामा, सही। अब क्या फील हो रहा है कि ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा प्लस डी इज 0। तो मैं इस क्वांटिटी को माइनस डी लिख दूं क्या? अब तुम्हारे एबीसी से मल्टीप्लाई करने का पर्पस हो गया सॉल्व, है ना। अब तुम समझ गए कि सर तो फॉर्मूला बन गया अल्फा माइनस x1 बीटा माइनस y1 गामा माइनस z1 इज माइनस ऑफ, लगा ना कि यार यही फॉर्मूला तो स्ट्रेट लाइन में भी सिखाया था। और इवन प्रूफ भी यही बताया था सर आपने, एग्जैक्टली सेम। ये अल्फा बीटा गामा को मैं एक्स वाई जेड लिख दूं क्या कि सर फुट ऑफ परपेंडिकुलर एक्स वाई जेड, है ना। देखने में अच्छा लगेगा ना ज्यादा कि एक्स वाई जेड इज व्हाट, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इससे क्या एक फीलिंग बनी रहती है ना कि सर ये अननोन है, ये मुझे फाइंड करना है, बाकी सब नोन है। x1 y1 z1 इज ए नोन क्वांटिटी, अल्फा बीटा सॉरी ए बी सी इज ए नोन क्वांटिटी, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर। तो आगे के लिए तुम्हारी बहुत लाइफ आसान कर दी मैंने। फुट ऑफ परपेंडिकुलर यू कैन डायरेक्टली पुट इनटू द फॉर्मूला,
हाँ अभी करते हैं एमडी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ x1 y1 z1 ऑन प्लेन ax by प्लस cz प्लस डी। रटने में इजी है ना कि इस प्लेन की इक्वेशन सारे टर्म वन साइड ले जाओ इक्वल टू 0, फिर x माइनस x1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, y माइनस y1 कोफिशिएंट ऑफ y, z माइनस z1 कोफिशिएंट ऑफ z इज इक्वल टू माइनस ऑफ प्लेन में पुट कर दो x1 y1 z1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। सही है? तो मानते हो ना कि सर ये एक नोन क्वांटिटी है। अरे ABCD नोन है, x1 y1 z1 नोन है, तो ये वैल्यू फट से निकल आएगी। फिर मैं इसे इक्वेट करूंगा, इससे x निकल आया, इसे इक्वेट करूंगा, इससे y निकल आया, इसे इक्वेट करूंगा, इससे z निकल आया। ठीक। अब रही बात इमेज की कि सर इमेज भी, तो लोग जानते हैं कि मैं क्या प्रूफ देने वाला हूं, है ना, कि भाई इमेज के लिए ये पॉइंट है ना, इसी की मदद से करो कि इसको थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये x डैश y डैश z डैश है। तो मानते हो ये जो अल्फा था, जो यहां पर x लिखा हुआ है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ना ना ध्यान से सुनो बात को, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ना, तुम अब चाहते हो कि सर फॉर्मूला आप डैश में दो, आप इन टर्म्स ऑफ डैश। तो क्या तुम एक काम क्यों नहीं करते हो, x डैश प्लस x1 बाई 2 इज दिस पॉइंट। तो ये जो लिखा हुआ है x, इसकी जगह पर क्या मैं x1 प्लस x डैश बाई 2 माइनस x1 अपॉन a लिख सकता हूं? जल्दी से हाँ बोलो कि सर आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप तो बस वो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ना, उसको आप इमेज की टर्म्स में लिख रहे हो कि यार ये फॉर्मूला मेरे सामने लिखा हुआ है, तो इस x को मैंने x डैश प्लस x1 बाई 2 लिखवा दिया। बस अब तुम समझ पा रहे हो, वही सेम y1 प्लस y डैश, कुछ नया नहीं कर रहा हूं मैं, जो रिजल्ट निकला है ना उसी से प्रॉब्लम खत्म कर रहा हूं, अपॉन b। यहां तो कोई चेंज है ही नहीं सर, ये तो है ना। तो नाउ इमेज फॉर्मूला इज व्हाट, देख लो कि सर ये भी लल्लू है याद करने में, x1 x डैश माइनस x1 अपॉन ए, वो अपॉन 2a है ना, अपॉन 2b अपॉन 2c। तो लोग समझ रहे हैं मैंने उस 2 का क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। इजी टू रिमेंबर। सही है? तो नाउ अगर तुम चाहो, वैसे तो सर डायरेक्ट भी बहुत आराम से हो रहा था, कोई ज्यादा तकलीफ वाली बात नहीं थी कि पॉइंट का इमेज प्लेन से निकालो, पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर प्लेन से निकालो, वो डायरेक्ट भी बहुत इजीली हो रहा था, है ना। लेकिन फिर भी अगर कोई चाहता है कि सर मैं डायरेक्ट एक लाइन में फॉर्मूले से करना चाहता हूं, तो वो ये फॉर्मूले याद रख सकता है, ठीक है ना। दिस इज इमेज ऑफ डैश इज द इमेज, ठीक, इमेज ऑफ P फ्रॉम प्लेन x1 y1 z1 की। हाँ बढ़िया बात है, तो फॉर्मूला जानने में कोई बुराई नहीं है।
बस अब बुक का डिस्कशन स्टार्ट होने में ज्यादा समय नहीं बचा, चिंता मत करो, है ना। 12th क्लास में केवल कोनिक सेक्शन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। हाँ, अरे ये सब अंग्रेजी पे मत जाया करो, फीट एंड फुट, ठीक है ना। इतनी अच्छी अंग्रेजी हम लोग की भी नहीं है, नहीं। ठीक है भाई, तो अब अपनी जो रेगुलर क्लास है ना, उसी में वेक्टर का होमवर्क स्लोली खत्म कर देंगे ना, 5-5 क्वेश्चन करके कॉल कर लूंगा, ठीक है। हाँ हाँ, रीजनिंग भी पेंडिंग है, स्टैट्स भी पेंडिंग है, और क्या, एक चैप्टर और पेंडिंग है, रुक जाओ, रिलेशंस, सेट एंड रिलेशंस। चिंता मत करो, अभी तुम देखो कितना एफिशिएंटली करता हूं मैं, है ना। और तुम एक्सपर्ट भी होगे, तुमसे सारे सवाल भी बनेंगे उन चैप्टर्स की, इंटरेस्टिंग बात ये है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब बस क्लास ओवर करते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट क्लास का तो मेरे ख्याल से मैंने होमवर्क तुम लोग को बता रखा है ना, ठीक है। चलो भाई, बाय, जय हिंद। लीनियर प्रोग्रामिंग भी कोई कह रहा है तो उसका भी मैं, तुम चिंता मत करो, उसका भी टेक केयर कर दूंगा, मेरे पास है बहुत अच्छे आइडियाज, डोंट वरी। चलो बाय, जय हिंद।